मैं जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर आ जाओ। जहां जहां जो लोग खड़े हैं सब अंदर मंडप में आ जाइए, सब आ जाइए। सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा आवाज बढ़ा भैया। सब लोग अंदर आ जाइए। चेयर से जो लोग बीच में चेयर खाली है सामने सामने आ जाइए। चेयर्स के वाले आप लोग थोड़ा सामने आ जाइए। दादा चेयर्स वाले थोड़े सामने उठ के सामने आइए। अपने अपने बच्चे को संभालो। मेरे लिए ये जो कार्यक्रम है एक नया एक्सपेरिमेंट है। मैं नासिक के कार्यक्रम में आया था, वहां पे मंडारी ताई का मेरे को इनविटेशन मिला, नवाले ताई और उनके पूरे ग्रुप का। मैं देख रहा था वो जिस हिसाब से सब लोगों से मिल रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे भाई ये प्रोग्राम किस टाइप का है। तो उन्होंने बोला ये सांस्कृतिक संवर्धन का कार्यक्रम है, मेड़ावा है। मैं थोड़ा चक्कर में आ गया कि ये सांस्कृतिक संवर्धन क्या है। एक तरफ समाज के बड़े बड़े लोगों को संस्कृति समझ में नहीं आ रही है, देश के प्रधानमंत्री को आदिवासियों की संस्कृति समझ में नहीं आ रही है, और आदिवासी संवर्धन मेड़ावा ले रहा है। ये बड़ी बात है। अभी ये जो विषय है, मेरे पास 20 मिनट है क्या? आयोजक मंडल से पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक। ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जहां संस्कृति नाम की चीज आ जाती है वहां आदिवासियों की पहचान खड़ी हो जाती है। मैं गोंड हूं, मैं माधो कोड़ी हूं, मैं वारली हूं, मैं ठाकर हूं, मैं भील हूं, बिलाला हूं, बारेला हूं, पावरा हूं, गावित हूं। ये जो सोच हमारे बीच में डाली गई है, ये सोच थोड़े समय के लिए हमको महसूस होता है कि हमारी ये पहचान है, लेकिन ये सोच हमको अलग अलग कर रही है, ये बांट रही है। ये हमारी सामाजिक पहचान नहीं है। हमारी सामाजिक पहचान है हमारा आदिवासी होना। और उससे बड़ी बात है कि हमारा वंश क्या है। पूरे देश में आदिवासियों को लेकर, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है कि भारत के आदिवासी कौन से वंश के लोग हैं, ये किस वंश से बिलोंग करते हैं। ये कोया है क्या, ये असुर है क्या, ये दस्यु है क्या। ये वंश आपका इसलिए पूछा जा रहा है कि आप कौन से मूल से निकले हैं। साथियों, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे भारत का आदिवासी हो, भारत में मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, झारखंड का आदिवासी हो, छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, महाराष्ट्र का आदिवासी हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, असम का हो, नागालैंड का हो या पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, विश्व के तमाम आदिवासियों का जो संस्कृति है, उनकी जो संस्कृति है वो एक जैसी है। अब ये पूरे साइंटिस्ट लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि आदिवासी की संस्कृति एक जैसी कैसी है, ये एक समान क्यों है। इस पर बड़ी चर्चा चालू है विश्व में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर चर्चा चालू है।
भारत सरकार ने 1993 में एक मेमोरेंडम दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई से जुड़े हुए लोग हैं। मुंबई ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये बड़ा शहर है, इंटरनेशनल सिटी है और भारत की आर्थिक राजधानी भी है। और वहां आदिवासी रहता है, यानी देश के आदिवासी आप लोगों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। वो जो गढ़चिरौली का आदिवासी है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जिसको पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो मुंबई के आदिवासी की तरफ उम्मीद लगा के देख रहा है। वो सोच रहा है कि मुंबई में जो मेरा भाई रह रहा है वो मेरे लिए जरूर सोचता होगा। कोई बात नहीं, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम समाज का अधिकारी तो कुछ करेगा, समाज का कर्मचारी तो कुछ करेगा। ये उम्मीद लगा के रखे आपसे कि भाई मुंबई के पास में रहने वाला आदिवासी आदमी ये जागरूक है, उसको व्यवस्था समझती है, उसको मालूम है कि अधिकार क्या है। वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं और इसलिए ये सम्मेलन सांस्कृतिक संवर्धन सम्मेलन और वो मुंबई से सटे हुए क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो विश्व के सभी आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, इसलिए है क्योंकि निसर्ग एक जैसा है, ये कुदरत एक जैसी है। आदिवासी का संबंध कुदरत से है। अरे जब भगवान पैदा नहीं हुआ था इस देश में, तब आदिवासी पैदा हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट बोल रही है। जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब आदिवासी पैदा हुआ था। यहां इस देश का मूल मालिक आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी ही रहेगा। यह बात सबको समझ में आनी चाहिए। आदिवासियों के प्रति किसी की नीयत साफ नहीं है। कोई खुल के आदिवासियों के बारे में बोलना नहीं चाह रहा है। अरे भाई, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हो, क्यों? अबे आदिवासी बोलना, क्या तकलीफ है? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, आजादी के पहले आपको मूल निवासी बोलते थे, क्योंकि 1911 के सेंसस में आदिवासियों को एबोरिजिनल पीपल बोला गया। एबोरिजिनल पीपल यानी मालिक, यहां का मूल मालिक। उसके 50 साल बाद आपको इन्होंने आदिवासी बोले। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अनुसूचित जनजाति बोला वही आदिवासी है, ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में डॉक्टर बाबा साहब ने नोटिंग करके रखा, जिसमें जयपाल मुंडा और बाबा साहब की बहस का उल्लेख है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में सबमिट की है अभी। तो साथियों, इन्होंने हमको 50 साल बाद में आदिवासी बोला। अब यहां के जो बुद्धिजीवी है, कथाकथित बुद्धिजीवी, जो मनुवादी बुद्धिजीवी है, वो आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, वनवासी बोल रहे हैं। और आप ऐसी चुप रहे तो 10 साल बाद आपको स्वर्गवासी बोलेंगे। ये जो कल्पना चल रही है इस देश में, ये आदिवासी मुक्त भारत की कल्पना चल रही है। वो बच्चे ने यहां गाना गाया कि 7/12 वाला काम। इस देश की जल जमीन जंगल पे नाम आदिवासियों का है। इस देश के जल जमीन जंगल पे जो मिनरल है वो आदिवासियों के हैं। वहां कोयला आदिवासियों का है, वहां सोना आदिवासियों का है, वहां पानी आदिवासियों का है, वहां जंगल आदिवासियों का है। देश के पास कुछ नहीं है। इस देश की इकोनॉमी के पास कुछ नहीं है। केवल आदिवासियों की जमीनें बेचने के अलावा इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आए दिन हर 1 घंटे के बाद इस देश में 100 एकड़ आदिवासियों की जमीन पर कब्जा होता है। यह 5वीं अनुसूची की जो क्षेत्र है, यहां पर चाहे आप कल्याण, डोंबिवली, ठाणा, उधर इगतपुरी, इधर जो आदिवासियों की जमीनें हैं, ये लोगों ने
मोल, मिट्टी की मोल में खींच लिए, उससे छीन लिए। करोड़ों की जमीन उन्होंने, लाखों में, 1 लाख रुपए में जमीन, 1000 रुपए में जमीन, एक मुट्ठी चावल के लिए जमीन, एक बाल्टी पानी के लिए जमीन, एक ड्रेस के कपड़े के लिए जमीन, ऐसी हालत आदिवासियों की कर दी गई है। आप बैठ रहे हो, आप रह रहे हो, आप शहर छोड़ के, अपने गांव छोड़ के शहर में आए हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी बच्चे की पहचान क्या रहेगी। जिस देश के संविधान में आपके लिए इतने बड़े बड़े प्रावधान होने के बाद भी आज भी आदिवासियों की हालत वैसी है। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बलात्कार किस पे होता है? तो आदिवासी पे। सबसे ज्यादा भूमिहीन कौन? तो आदिवासी। यह हालत है साथियों। ये राष्ट्रीय संविधान है जिसको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेकिन अब पूरा विश्व इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, जिसको अंतरराष्ट्रीय संविधान बोलते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय संविधान के माध्यम से विश्व चलेगा। और अब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, राघोजी भांगरे हमारे बीच में नहीं है, जयपाल मुंडा हमारे बीच में नहीं है, संभाजी महाराज हमारे बीच में नहीं है, महात्मा फुले हमारे बीच में नहीं है, और महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा भी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे समय आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी आने वाली पीढ़ी को संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन प्रावधान कराएगा? वहां तुम्हारी पहचान कौन करेगा कि यस तुम इस देश के मालिक हो, आदिवासी हो? आपको जो अंतरराष्ट्रीय संरक्षण कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा? अरे ये जिनके हाथ में यहां की सत्ता है, जिनके हाथ में यहां का भाग दौड़े पूरे देश का, वो लोग तुमको वनवासी बोल रहे हैं। अरे इनकी नीयत में खोट है। अरे खुल के बोलो आदिवासी, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? आपकी पहचान खत्म करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको पहचान नहीं मिलना चाहिए। अगर वहां आपको अधिकार मिल गए तो यहां की गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी आदिवासियों को जिंदा रखने की, उनके संरक्षण की, उनकी रोजी रोटी की, उनके कपड़ों की, उनकी जमीन की, जिसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन बोलते हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय संरक्षण बोलते हैं। एक मुस्लिम भाई को कुछ हो जाता है तो पूरे विश्व के मुस्लिम भाई उसके लिए चिल्लाते हैं। एक क्रिश्चियन भाई को कुछ हो जाता है तो पूरे विश्व के भाई लोग चिल्लाते हैं। एक ब्राह्मण भाई को कुछ हो जाता है तो विश्व में जहां जहां ब्राह्मण भाई है वो चिल्लाते हैं। आदिवासी को कुछ हो जाता है, थाना के आदिवासी को कुछ होता है तो कल्याण का आदिवासी नहीं चिल्लाता है। अरे उसके नेता भी नहीं चिल्लाते हैं, उसका अधिकारी भी कुछ नहीं बोलता है। यही थाना में, यही कल्याण में, यही पालघर में आदिवासी बच्चों का आश्रम स्कूल में बलात्कार होता है। जहां पढ़ने जाते हैं वहां बलात्कार होता है उनका। आपका बच्चा मर गया, आदिवासी का बच्चा अगर आश्रम स्कूल में मरता है तो उसके घर में 35,000 का चेक आता है। 35,000 मतलब आपके बच्चे की कीमत, आदिवासी बच्चे की कीमत 35,000। अब एक बकरा भी 1 लाख रुपए का बिकता है। यह ताली बजाने वाली बात नहीं है, यानी जानवरों से भी कम है हमारे बच्चों की कीमत। यह मूल्यांकन है। हम क्या करना चाहिए, हमारे समाज के बारे में हमने कैसे सोचना चाहिए? ये जो अलग अलग संगठन बन गए हैं, ये कोई बिरसा ब्रिगेड का है, कोई संवर्धन समिति का है, कोई विकास परिषद का है, कोई फलाना संगठन का है, कोई गोंडवाना का है, कोई महादेव कोली संगठन का है, कोई मतलब नहीं है इसका। क्या करोगे? ये किसके लिए? आपकी समाज की अपनी व्यवस्था क्या है बताइए। मैं यहां बैठे हुए हर एक आदमी से सवाल करना चाहता हूं। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में जब वो 4 साल का रहता है उसको मदरसा लेके जाता है, उसके हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बोलता है कि बेटा ये तेरे जीने मरने का लेख है। उनके मदरसा चलते हैं, उनके ITI चलते हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं, उनकी मस्जिदें चलती है, उनका पूरा मिशन चलता है, तब जाके उस समाज का अस्तित्व रहता है।
एक बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ग्रंथ देता है, बुद्ध और उनका धम्म। वो बताता है ये भिक्खु है, वो मिशन चलाते हैं, उनका भी मिशन चलता है। दीक्षा भूमि से एक संदेश निकलता है, पूरे देश के बौद्ध भाई एक जगह आ जाते हैं। वो बताते हैं उसको कि बेटा ये तेरा धर्म है, ये तेरा रास्ता है, ये बाबा साहब ने मार्ग बनाया है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है। उनके स्कूल चलते, चर्चेस चलते, हॉस्पिटल चलते, 16-16 साल की लड़कियां कपड़े पहन के नन बन जाती है और समाज के लिए काम करती है। हिंदू भाई आरएसएस में अपने भाई को ले जाता है, अपने बच्चे को ले जाता है, उसको रामायण पढ़ाता है, महाभारत पढ़ाता है, उसको बताता है आज जितने मंदिर है, अगर मंदिर में पंडित है तो उसका बच्चा अमेरिका में है, पंडित का बच्चा अमेरिका में है। पंडित भूखा नहीं मरता, लेकिन गड्ढे खोदने वाला आदमी भूखा मर जाता है। जो पसीना बहाता है वो भूखा मरता है इस देश में। यह बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पंडित का सम्मान है, आदिवासी का कोई सम्मान नहीं है। भाइयों, ये कचरा साफ करने का काम है, मैला साफ करने का काम है, उसको सरकारी नौकरी का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। आपका आदमी बाहर हो गया सिस्टम से। 80% लोग आपके गड्ढे खोदते हैं। जाइए, जितना भी काम कर रहा है ये मेट्रो का, समृद्धि का, यहां गड्ढे खोदने वाले कौन है थोड़ा देखिए, पूछिए। कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई गुजरात से आया है, सब आपके भाई है, सब आदिवासी है। अब वो गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो गड्ढे खोदने का भी काम आपको नहीं मिलेगा। क्या काम करोगे आप? कैसे जियोगे आप? अरे इससे बदतर हालत हो गई हमारी। काम नहीं है आदिवासियों के पास में, खाना नहीं है आदिवासियों के पास में, तो अपना खून बेच रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक के जो काम है, रक्तदान शिविर, ये लोग जानबूझ के आदिवासी क्षेत्रों में लेते हैं। जाइए पालघर में देखिए, थाना में देखिए, इधर जाके जो बेल्ट है पूरा उधर का देख लीजिए। क्या करते हैं? 800 रुपए में आपका भाई खून बेचता है, और वो खून इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग 8000 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि आदिवासी के खून में रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा होती है। उसका खून इंटरनेशनल स्टेज पे बेचा जाता है। वो 800 रुपए में खून बेचते हैं, और वो 800 रुपए से अपने घर के बच्चों का पेट पालते हैं। महीने में 3 बार खून देते हैं, जाके देख लीजिए आप। एक तरफ साइंस बोलता है, साइंस क्या बोलता है? खाना खाएगा तो जिएगा, खाना खाएगा तो खून बनेगा। लेकिन सरकार बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। यह आदिवासियों के सामने का प्रश्न है। ऐसे हालात क्यों हो गए? क्या हालत है हमारे लोगों की इस देश में? 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक दिखाई देती है गढ़चिरौली में। कौन सी समाज की लड़की है जो बंदूक पकड़ी है? बताइए। मुस्लिम समाज की लड़की ने पकड़ी, ब्राह्मण समाज की लड़की ने पकड़ी, केवल आदिवासी। क्या मजबूरी है उसकी? पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? आदिवासी। ऐसे हालात बना दिए। आप लोग जवाबदार लोग हैं। यह परिस्थिति आज उन पर है, कल आपके बाल बच्चों पे भी आ सकती है। इसलिए एक व्यवस्था होना जरूरी है। एक मुस्लिम भाई के पास व्यवस्था है, वो अपने बच्चे के हाथ में दे देता है कुरान शरीफ, हिंदू भाई महाभारत देता है, क्रिश्चियन भाई उसके हाथ में बाइबल देता है। आपके बच्चे ने अगर आपसे पूछा, या जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। आपके बच्चे ने पूछा कि आई मेरे हाथ में किताब दो जो मेरे को बता सके कि मैं कौन हूं, मेरा इस देश में क्या वजूद है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरा मूल क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरा भाई कौन है, और मैं कौन से रास्ते से जाना चाहिए, कौन सी किताब देंगे आप? बताइए। क्या है आपके पास? क्या दोगे अपने बच्चों को आप? किसको बोलते हैं समाज? अरे बकरा भी बच्चे को पाल लेता है, कुत्ता भी बच्चे को पाल लेता है। समाज एक बहुत बड़ी चीज होती है।
आपने समाज का निर्माण करना है, जाति का नहीं। आरटी पार्टी ये फालतू बातें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आपका वजूद है केवल समाज की वजह से, और उसी समाज की पहचान को जिंदा रखने की लड़ाई आपको लड़ना है। आपको अपने आने वाली जनरेशन की लड़ाई लड़ना है। आप ऐसे सिटी में रहते हो, ऐसे क्षेत्र में रहते हो कि लोगों की उम्मीदें आपसे ज्यादा है। अरे हमारे घर के झगड़े हैं, किसी का किसी से नहीं पट रहा है, किसी का किसी से नहीं हो रहा, हम आपस में बंद रूम में बैठ लेंगे। घर की बात को बाहर क्यों लाते हैं? उसको अंदर में बैठ के बात कर सकते हैं हम, क्योंकि संगठन, मिशन ये समाज का है, इस पर किसी व्यक्ति का राज नहीं हो सकता। यह मिशन इसलिए बनाया गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा भी नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आपके लिए, हमारे लिए एक चुनौती है कि हम चिल्ला रहे हैं हम आदिवासी है, हम आदिवासी है, लेकिन कोई हमको आदिवासी नहीं मान रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम डिक्लेयर किया, जनजाति गौरव दिवस। अबे आदिवासी बोलने में कौन सी तकलीफ थी? भाषण में आदिवासी बोल रहा है, भाषण में आदिवासी बोल रहा है, लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम में जिसको पूरा इंटरनेशनल लेवल के लोग दिख रहे हैं, वहां जनजाति गौरव। क्योंकि आदिवासी बोल दोगे तुम तो फिर एक लंगोटी वाला मालिक बन जाता है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है वो भी बोलेगा कि भैया आप प्रधानमंत्री है, आप इस देश के ज्येष्ठ नागरिक हो, लेकिन मैं इस देश का मालिक हूं, मेरा नाम आदिवासी है। इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। आप अपने आप पे गर्व करो कि आप उस खुद के लोग हैं, उस वंश के लोग हैं जिसकी पैदाइश भगवान से पहले इस जमीन पर हुई है। यह बड़ी बात है। और विश्व में आज पूरा जो विश्व है वो आदिवासी संस्कृति की तरफ जा रहा है। यह धर्म भरम तो अभी आए, 4000 साल पहले आए। धर्म का निर्माण 4000 साल पहले हुआ है। आदिवासी महुए के झाड़ को, वो सालाई के झाड़ को 10,000 साल पहले से पूछता है। अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में एक बात आई थी कि आदिवासी लोग महुए के झाड़ की पूजा क्यों करते हैं, तो कुछ लोग हंसते हंसते बोल रहे थे क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। अबे महुए की दारू नहीं पीते। 10,000 साल पहले जब गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, जवारी नहीं थी, तो इंसान क्या खा के जीता था? महुए की रोटी बना के जीता था, उससे जीता था। और आदिवासी उसी रिश्ते को, क्योंकि महुए के झाड़ से उसका पोषण होता है, 10,000 साल से उस झाड़ को पूजता है। हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति की एक अलग मान्यता है। मोहनजोदारो हड़प्पा में जो अवशेष मिले वो आदिवासी संस्कृति के मिले, किसी दूसरी संस्कृति के नहीं मिले। मेरे लिए, आप लोगों के लिए, रहने दो रहने दो, तू चुप रहा है दादा, माझ्या नंतर तूच बोलणार तो थोड़ा था। तो जितनी बात हम हमारे आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं, आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जिस महामानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आप लोग ये काम कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, भारत में 2 ही नेता है जिनके नाम पर आज बहुत बड़ी चर्चा होती है। पहले नेता है महात्मा गांधी, दूसरे नेता है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और महात्मा गांधी, मैंने आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों नेताओं ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। ये दोनों नेताओं ने, जब गांधी जी अफ्रीका से इंडिया में आए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ झारखंड में, रामगढ़ में, बिरसा मुंडा का देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे। ऐसे ही आपका बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था क्रांति सूर्य
धरती आबा महामानव भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने वहां पूछा, भैया कितने लोगों के नाम है? तो उन्होंने बताया ये एक ही आदमी का नाम है। तो गांधी जी सरप्राइज हो गए, यार अचानक ये आदमी ने किया क्या, ऐसा क्या काम किया? तो उन्होंने बोला, अपन मराठी में बोलते आमच्या गावात आमची सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार। गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, आमच्या गावात आमच्या राज। मुंडारी भाषा में बोलते हैं मोलागास मोल मावस। ये जो बात हुई ये हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, और गांधी जी के लिए तो बहुत बड़ी ये थी। उन्होंने बोला इसी विचारों की पूरी देश को जरूरत है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। आप मान लीजिए वो गांधी जी जो टाई कोट पहन के आए थे, उन्होंने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया और लंगोटी पहने। उन्होंने उसके बाद टाई कोट नहीं पहना। आप सोच सकते हो, जिस गांधी जी को पूरे देश में राष्ट्रपिता बोलते हैं, अगर गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया है तो बिरसा मुंडा को तो आपने आजा बोलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सचिन तेंदुलकर को ये लोग भारत रत्न दे देते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, आदिवासी एक शहीद को भारत रत्न मिला क्या? देख लीजिए फोटो। जिन लोगों ने यह कार्यक्रम किया है, मैं उनसे सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं। मैडम, मैं आपसे इसलिए ज्यादा खुश हूं, पब्लिक कितनी है ये महत्व की बात नहीं है, शहीद कितने हैं देख रहा हूं मैं। इनको मिला क्या? किसी ने इनको भारत रत्न देने की बात की? अब हमने एक नया नारा निकाला है, अबे तुम हमको भारत रत्न मत दो, क्योंकि भारत हमारा है, हम मालिक है। अभी चर्चा हुई थी कि भैया बिरसा मुंडा को भारत रत्न देंगे, तेरे पास रख ले, ये देश हमारा है, हम मालिक है। जिनका देश है उनको क्या आप भारत रत्न दोगे? ये तो मालिक ही भारत के हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया वो आदिवासी थे, वो बिरसा मुंडा की प्रेरणा से जीता है। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका नाम भी बिरसा था। और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संसदीय सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, और अगर बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता तो हमारे हिस्से में आरक्षण और संरक्षण की बात नहीं आती। यह है आंदोलन। इस आंदोलन को समझना पड़ेगा। दुश्मन का ही सेना का सेनापति, हमारा ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बनकर हमारे सामने खड़ा है। लड़ाई किससे लड़ेंगे हम? दुश्मन सामने नहीं आ रहा है, वो हमारे लोगों को सामने करते हैं। एक सोच, एक समझ हमको रखनी पड़ेगी। हमारे बीच में भेदभाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन वैचारिक होना चाहिए, व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक नहीं। आप दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीदकर दुश्मन के खिलाफ लड़ लोगे, ये जो कल्पनावादी सोच है, ये काल्पनिक सोच है। दुश्मन तुमको बंदूक देगा, गोली अपने जेब में रख लेगा, क्या करोगे? खाली बंदूक से लड़ोगे। और दुश्मन इतना बेवकूफ है कि आपको बोलेगा ये बंदूक ले तू और मेरे को मार। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इसलिए आपका मिशन खड़ा करना पड़ेगा। आपका अपना मिशन, दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए, और अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधारा भी हमारी होनी चाहिए। विचारधारा हमारी है तो मिशन भी हमारा ही होना चाहिए, और मिशन हमारा है तो त्याग भी कौन देगा? हमारा ही होना चाहिए। आपकी संस्कृति एक है,
आपका खून एक है, तो समाज भी, मिशन भी और लड़ाई भी वो होना चाहिए। ये जो आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किया, मैडम, मैं बंबई में बहुत सारे प्रोग्राम देखा, ऐसा प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा। मैं ये नहीं देखा कि ये कार्यक्रम में मेरा नाम है नहीं है, मैं मान अपमान की परवाह नहीं करता। ये बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बाप है, ये मेरे को गाली भी देंगे तो मैं सुन लूंगा, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। ये हमारा अपमान भी करेंगे तो हम सुन लेंगे। और हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मिशन में काम करने वाला हर एक कैडर, किसी ने उसका अपमान भी किया तो उसके घर जाके माफी मांग से उससे बात करे, उससे पूछे कि भैया गलती मेरी भी है, अगर मेरी है तो तू समझा दे, तेरी है तो मैं समझा देता हूं, आपस में बांट लेते हैं और फिर एक नई रास्ते निकाल लेते हैं। ये सोच लगानी पड़ेगी हम। यहां कोई छोटा बड़ा, कोई बड़ा बड़ा नेता नहीं है। मैं भाषण कर रहा हूं, कल धोखा दे दिया समाज को तो क्या कर लोगे आप? कंट्रोल होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बातें कर रहा हूं, और मैंने समाज को धोखा दे दिया, क्या कर लोगे आप? मैंने धोखा दिया तो मेरी मौत भी होनी चाहिए। धोखेबाजी समाज के साथ नहीं होनी चाहिए। उसका इतना इंतजाम करना पड़ेगा अपने को कि मिशन में कोई आदमी समाज के साथ गद्दारी ना करे, कोई भी पार्टी का रहे, वो किसी भी बड़े ओहदे का रहे। जब समाज का एक मिशन का ऑर्डर हो जाए तो उसको मानना ही चाहिए, उसको एक दबाव रहना चाहिए, उसके प्रति एक श्रद्धा रहनी चाहिए। ये जो कोई बिरसा ब्रिगेड का संगठन है, ये कोई ऐसा मेरे नाम से या मैं बना के ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने हैं ना, ये इन्हीं के विचारों पे चलाए जाने वाला मिशन है। ये राघोजी भांगरे का मिशन है, ये बिरसा मुंडा का मिशन है, ये टंटा भील का मिशन है। ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी। समय बहुत हो रहा है, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। मैं बोल सकता हूं 2 मिनट, आपकी आज्ञा है? हां, 2 मिनट में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं। बिरसा मुंडा की उम्र 24 साल थी, मूंछ की कौम नहीं फूटी थी उसको। इतनी कम उम्र में बिरसा मुंडा की सेना में 60 साल का बूढ़ा, बूढ़ी और 6 साल का बच्चा भी शहीद हुआ है। ये जो पुलिस में नौकरियां अभी दी जा रही है, बिरसा मुंडा की फौज में तो पहले ही हो गया था। बताने का मतलब यह है कि अगर लड़ने की बात आई है तो आदमी नहीं, आदिवासी समाज की औरत सबसे ज्यादा खतरनाक रहती है, वो आगे होती है। क्योंकि माता जिजाऊ को भी आदिवासी संस्कृति नहीं बचाया है। अगर आदिवासी संस्कृति नहीं होती तो माता जिजाऊ के हाथ में पावर नहीं आता, कंट्रोल नहीं आता। मेरे को इतिहास बताइए, सिमनेरी का किला जहां आप बोल रहे थे, क्या नहीं, लांडे साहब जो बोल रहे थे, सिमनेरी का किला, जमीन किसकी है? आदि लोग कौन है? किला किसका है? राजा कौन है? बिगर आदिवासी नहीं, आदिवासी वंश का राजा। शिवाजी महाराज का वंश आदिवासी वंश का था, संभाजी महाराज का वंश आदिवासी वंश का था। ये हम क्लेम कर रहे हैं अभी, और क्लेम नहीं कर रहे, प्रूफ भी कर देंगे अब। इतना विश्वास विश्व में बताइए कहां पर है? जितना विश्वास और साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का आदिवासियों ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। यह है आदिवासी। आदिवासी संस्कृति थी करके जिजाऊ, माता जिजाऊ के हाथ में कंट्रोल था, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। आदिवासी संस्कृति में भगवान से बड़ा स्थान मां का है। इस देश में जितनी नदियां हैं, उस नदी का नाम बताइए। सरस्वती, गंगा, जमुना, एक का पुरुष के नाम पे है क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यह मात्र सत्तक पद्धति थी। जिसको भारत माता बता रहे हैं, यह भारत माता अलग है। भारत माता वो है जिसने सिंधु संस्कृति में पहली बार
किसान यानी कृषि का अनुसंधान करी थी, जिसने खेती का निर्माण करी, जिसने खेती का संशोधन करी, वो भारत माता है, वो संस्कृति है। बिरसा मुंडा का एक सवाल आपसे बताता हूं। बिरसा मुंडा के सामने एक सवाल आया था कि कुछ पंडित भाई लोग उनके सामने गौ माता का कार्यक्रम चला रहे थे। बिरसा मुंडा बोले यस, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, वो मां के बराबर है। लेकिन गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? उसका भी तो दूध पीते हैं हम, वो भी तो मां है, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। यह बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला अगर मां काली है तो भी वो मां है। आप जाके देख लीजिए, आज भी झारखंड में बिरसा मुंडा के क्षेत्रों में जितनी गाय की पूजा नहीं होती उतनी भैंस की पूजा होती है, क्योंकि मां मां होती है। ये आदिवासी संस्कृति का खास हिसाब है। रामदेव बाबा का बहुत नाम चल रहा है। चाराने किलो से ये लोग आंवला लेते हैं और 400 रुपए किलो में आंवले का जूस बेचते हैं। आंवला आदिवासी से लेते हैं और 400 में बेचते हैं। इनका नाम रामदेव बाबा, ये राष्ट्र संत। इनकी दवाइयां बिक रही थी, ये कोविड चल रहा था, ये बड़े बड़े बॉटल चल रहे थे, 5,000, 2,000, 2,000 की थी ना, आप भी लिए लगता, तो 2,000 चल रहा था। मेरे को भी हो गया था मैडम कोविड। मैं एक गांव में गया, जिस गांव का नाम है खरपड़ा, ये नागपुर के पास में गांव है साहब, साबड़े साहब। मैं गया, उसने मेरे को बुलाया, एक चूरा दिया और मौवे का कुछ तो भी दे दिया। और मैंने उसको, मेरे को देखा, अरे हाँ सतीश भाऊ आया मेरे पास, अरे बड़ा आदमी आया, मतलब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं ना फड़ा मानल मन हलेडून, मैं गोंडी में बोला उसको। तो बोले कोई बड़ा नहीं तू, लेकिन हाँ तेरे को मैं अच्छा कर देता हूं। मेरे को बोला ये खटिया है, बैठ जा, टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। मेरे को बुखार था, खांसी थी, तो मैं लिया। अब लिया, 1 घंटा हो गया, मेरे को ऐसा बलगम आने लग गया। अब मैं बलगम निकाल रहा था और मैं जेब से पैसे निकाला 500 रुपए। फिर मैं बोला यार रामदेव बाबा की 2,000 की है और ये तो अपना आदिवासी आदमी है, तो 4,000 निकाला मैंने। मतलब रख ले दादा। तो उसने मेरे को क्या बोला मालूम? यकीन मानो बेटा, अगर तेरे से पैसे ले लूंगा ना तो ये दवाई तेरे को नहीं लगेगी। ये फर्क है रामदेव बाबा में और आदिवासी में। या पैसा मायना नहीं रखता। बोलिए रामदेव बाबा को 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, जैसी आदिवासी महिला खोदती है। अभी पूरा योग वोग समझ में आ जाएगा। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा। ये सच्चाई है। इस देश में ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, और जो मेहनत करता है, जो गड्ढे खोदता है, पीठ पर बच्चों को बांधकर दिन दिन भर पसीना बहाते हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं है। और वहां से फिर एक आदिवासी आदमी कार से जाता है, वो देखता है ये आदिवासी है, वो बेचारा उसको बोलता है साहब जय आदिवासी। वो बोलता है दारू नको पीयूस, दारू नको पीयूस। 2 डायलॉग है, पढ़ाई करो दारू मत पियो, बस इतना ही सोशल वर्क है। अरे समाज में जाओ ना यार, उसको समझाओ ना। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो अधिकारी आदमी है, ये समाज का हेडमैन है। हेडमैन यानी प्रमुख आदमी। उसकी जवाबदारी है इस समाज को संभालने की, क्योंकि तुमने रिजर्वेशन लिए। ये रिजर्वेशन आपके लिए नहीं था, सामाजिक रिप्रेजेंटेशन है वो। उसको सोशल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और वो जो सोशल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज डिपेंड ऑन योर सोशल एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफिकेशन। बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है। सुबह उठता है, ड्यूटी पे जाता है, शाम में आता है, किसी के घर में नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता है। इतवार को टीवी और बीबी दोनों में अच्छा रहता है। बहुत अच्छा आदमी है।
अबे ये हेडमैन नहीं है, ये डेडमैन है, ये मरा हुआ आदमी है। इसका क्या उपयोग है समाज के लिए? आपको आपकी पारिवारिक जवाबदारी के साथ साथ सामाजिक जवाबदारी निभाने का समय है। खत्म हो जाएंगे हम नक्शे से। किसी ने आपसे पूछा, मैं जाते जाते पूछ रहा हूं, इस समाज का गार्जियन कौन है? जी फॉर गार्जियन। गार्जियन यानी पालक। इस समाज का ओनर कौन है? ओ फॉर ओनर यानी मालक। इस समाज का ड्राइवर कौन है? डी फॉर ड्राइवर यानी चालक। एक गाड़ी भी रहती है तो उसका चालक, पालक और मालक होता है। किसी ने पूछा, आदिवासियों का चालक, पालक और मालक कौन? क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब है? जी फॉर गॉड, जीओडी। थोड़ा जम के बोलिए मेरे साथ, जीओडी। इस समाज का भगवान कौन है? अरे समाज ये जीवित होता है। आप किसी मरे हुए भगवान से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आके तुम्हारा कुछ कल्याण कर देगा, क्योंकि समाज मानव बनाता है, इसका परिवर्तन भी मानव करेगा, इसमें सुधार भी मानव करेगा, इसको टिकाए रखने की जवाबदारी भी मानव की है, कोई भगवान की नहीं है। अब उसको दोष मत दो, महादेव के चक्कर में मत जाओ। तो जी फॉर गॉड, जो समाज का गॉड है वही अगर चुपचाप हो जाए तो उल्टा हो जाता है। डी फॉर, जो गॉड था वो क्या बन गया? फिर क्या रहा? आप लोग गॉड है और आप लोग भी गॉड है। कितने पढ़े लिखे महत्व का नहीं है, आपकी सोच कैसी है ये महत्व की है। अपने बाल बच्चों के संरक्षण के लिए निकलना शुरू कर दो। आप लोग ये सब मत सोचो, आप किसी भी भगवान को मानो, कहीं भी मानो, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आपके हिस्से की लड़ाई भगवान नहीं लड़ेगा, आपके हिस्से की, आपके बाल बच्चों के हिस्से की लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करते हुए यहां से जाना चाहता हूं कि अब जो ये माहौल बना है, मॅडम कार्यक्रम झाला आणि विसरून गेले असं नाही। आपको 2 कुंटा जमीन उन्होंने दी, मिशन की तरफ से अगर ये कार्यक्रम चलते रह गया साल भर, ईमानदारी से एक एक घर से रोज अपने समाज के नाम पे 5 रुपए भी आपने डाल दिए, तो साल भर में इतना पैसा रहेगा कि आप 50 कुंटा जमीन अपने समाज के लिए यहीं खरीद सकते हैं। वो जो हमारे ओबीसी भाई थे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अपना क्या है? ये ब्रेन बनाने का कारखाना कब खोलेंगे? बच्चा आदिवासी का और दिमाग में सोच शर्मा जी की, बच्चा आदिवासी का दिमाग में सोच वर्मा जी की, शर्मा जी की, पांडे जी की। बच्चा आपका और उसके दिमाग पे कंट्रोल दूसरे का कैसे चलेगा? वो तो तुम्हारा रह के भी तुम्हारी नहीं सुनेगा। आपकी अपनी पीढ़ी बनाने के लिए आपको अपना मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा, अपना सोशल एजुकेशन खड़ा करना पड़ेगा, अपना सामाजिक शिक्षा केंद्र खड़े करने पड़ेंगे, अपना मिशन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए संगठन फंगठन वाली छोटी वाली सोच नहीं चलेगी। कोई जातिवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, पार्टीवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद की बात होनी चाहिए। ये नहीं करोगे तो याद रखना, पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 10 साल बाद स्वर्गवासी। पिक्चर डी एंड। इस देश में नक्शे से हटाने के चक्कर में आदिवासियों को, अभी ये प्रोग्राम का देखिए आप क्या रिएक्शन आ रही है। अभी पवार साहब को लगा कि नहीं, ये जो बोल रहे थे मिशन वाले लोग ये सही है, अब वो बोलना शुरू कर दिए। आदिवासी ये देश के मूल मालिक है, यहां का ओबीसी, यहां का माइनॉरिटी का आदमी, यहां का मराठा आदमी उसका वंशज है, यहां का दलित आदमी उसका वंशज है। ये स्टेटमेंट देने लग गए। चर्चा हो रही है देश में, और देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। अब यह सही समय है कि हमको बताना है कि हम मालिक है। तो भाई आप नागरिक नहीं हो, मालिक हो। आपने कैसे रहना है,
कैसे जीना है और कैसे समाज को बचाना है, ये आपके पास में आखिरी चांस है। जिन्होंने मेरे को बुलाए, ताई आप लोगों के लिए, जो संगठन मंडल के लोग हैं, साबले साहब, आप सब लोग बुजुर्ग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो उलझ नहीं सकती और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो सुलझ नहीं सकती। हम सुलझा सकते हैं हर चीज को। इंसान का माइंड रहता है, इंसान में इतना ये नहीं होना ईगो। झुक जाओ, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से लड़ाई भी हो रही होगी तो उसको बाद में घर में रख के समाज के लिए सब एक जगह आ जाओ। अपने पास कोई पर्याय नहीं है दूसरा, कोई बचाने वाला नहीं है। आपको सामाजिक मिशन ही बचा सकता है। इस समाज को अगर जिंदा रखना है तो सामाजिक मिशन चलाओ। कोई जाति वाती के चक्रे से बाहर आओ, हाभी लाए गोंड आए, ये फालतू की बातें छोड़ दीजिए। अब तुमको विश्व के आदिवासियों को जोड़ना है, देश के आदिवासियों को जोड़ना है। काम बहुत बड़ा है। आपको रामायण महाभारत सब मालूम है, मुंह पाठ है, आरतियां वारतियां। किसी को पूछो बड़ा 47 जनजाति कौन सी है, चला बोला। अपने भाई का नहीं नाम नहीं मालूम आपको, अपने भाइयों को नहीं पहचानते हम। तो यह प्रशिक्षण और शिक्षण आपको देना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ करना। मैं भाषण करने के मूड से नहीं था, मैं सिर्फ आप लोगों से संवाद करने के मूड से आया। मेरा विषय था इंटरनेशनल लेवल का, कि जहां हमको मान्यता दिलानी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको लड़ना है, हमको इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ना है, हमको भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो रिवाइव पिटिशन है वो डालना है, रिव्यू पिटिशन डालना है। और हमको बोलना है कि यस, अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है, तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलना चाहिए कि यस, आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है। क्योंकि यह सरकार किसी समाज की वजह से नहीं चल रही है, यह सरकार संविधान से चल रही है। अगर आप संविधान के प्रावधानों को नहीं मानते हैं, यानी आप संविधान विरोधी है। तो एक बार आप लोग घर जाके सोचो कि कैसे जीना है, कैसे करना है, अपने बच्चों को कैसे बचाओगे, उसका रास्ता कैसे बनाओगे। उसके लिए आरक्षण का प्रावधान खत्म, निजीकरण हो रहा है। तुम्हारा बच्चा ग्रेजुएट रहेगा, उसको नौकरी नहीं रहेगी, कैसे दोगे नौकरी, बताइए क्या करोगे तुम? अपने पास क्या प्रावधान है? अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको हमारे समाज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आपको एक जगह आना ही पड़ेगा, आपको उस पर मंथन करना ही पड़ेगा कि अपनी आने वाली जनरेशन कैसे बचेगी, अपनी पहचान कैसे बचेगी, अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भैया आप चले गए थे यार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। हमारे आमदार मिनिस्टर से बड़े आदमी हैं आप। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन एक बात गलत बोले आप। आपने बोला मैं ओबीसी समाज का हूं, आपने ऐसा बोलना था मैं आदिवासी वंश का हूं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इनके लिए जोरदार, सुधारे ही नहीं, आप सुधरे हुए हैं। जिसका दिल इतना बड़ा है वो उसको क्या बिगड़ा हुआ बोलेंगे हम? नहीं तो हमारे पास तो इतना भी रखा है, लोगों के पास बोरे से नोट है, लेकिन समाज को देने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। आपने दिए यार, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत बड़े आदमी हैं आप, बहुत अच्छे। मेरे लिए, आप लोगों के लिए दिन बहुत बड़ा था। मरावी मैडम, आप जितने आयोजक लोग हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो इनको। समाज के आखिरी आदमी तक अगर आपकी आवाज नहीं जा रही है, इसका मतलब हम फेल है। यहां के फ्लैट का आदमी भी आना चाहिए और यहां का झोपड़े का भी आदमी यहां पर बैठना चाहिए, क्योंकि ये समाज है। समाज के सामने ऑफिसर रहे या मजदूर रहे, सब समान होते हैं। आप लोग एक सामाजिक लड़ाई की तरफ हमको जाना है। इतना सुंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, आप लोगों ने इतना देर तक सुना। मैं दूसरे राज्य में जाना चाह रहा हूं, मेरे को जाना है आपके बीच में से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कहीं आर्थिक तकलीफ हुई तो ये पूरे लोग हैं, सब आपस में बैठ के कर लो। नहीं होगा तो फोन कीजिए, आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। साबले साहब है, बाकी लोग हैं, ये सब लोग करेंगे, मिलके करेंगे। और मैं बिरसा ब्रिगेड के भी लोगों से विनती करता हूं कि सब लोग, ये मैडम और बाकी सब लोगों का थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोगों के बीच में से
जो जो यहां पर आया है अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने ऑफिसेस में जाके एक दूसरे को जोड़ो, एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करो। सबको लगता है बॉम्बे में आदिवासी नहीं रहते, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है, 2,80,000 परिवार है बॉम्बे में। जिधर आदिवासी हो जाएंगे बॉम्बे उधर हो जाएगा। बॉम्बे की 25 यानी 38% जमीन आदिवासियों की है। हम मालिक है, यह भूलना नहीं चाहिए। जय आदिवासी।